नमस्कार। आज हमारे पास ना बॉटनी से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, किस बारे में? ये एक तरह की कह सकते हैं कोड लैंग्वेज के बारे में है जो वैज्ञानिक फूलों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोड लैंग्वेज। हाँ, इसे कहते हैं पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे पर है बड़ा मजेदार। फूलों की पूरी कहानी एक छोटे से कोड में। हाँ हाँ, पुष्प सूत्र, बिल्कुल। ये वाकई एक कोड जैसा ही है। तो मतलब ये है क्या असल में? देखिए, जैसे हम संगीत के लिए नोटेशन यूज करते हैं या मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, हाँ, बस वैसे ही ये फूलों की बनावट उनके स्ट्रक्चर का एक शॉर्टकट है। इसमें कुछ अक्षर, कुछ नंबर और खास निशान होते हैं। ओके। और उनसे ना फूल के सारे जरूरी हिस्से कितने हैं, कैसे लगे हैं, जुड़े हैं या अलग हैं, ये सब एक छोटी सी लाइन में पता चल जाता है। कमाल है। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका नहीं बल्कि एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, जैसे पूरी दुनिया के म्यूजिशियन एक ही नोटेशन समझ लेते हैं। हाँ हाँ, काफी हद तक वैसा ही। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, जानकारी एकदम संक्षिप्त और मानकीकृत हो जाती है। तो दुनिया भर के जो बॉटनिस्ट हैं, उनके लिए फूलों को कंपेयर करना, उन्हें पहचानना, उनके आपसी रिश्ते समझना, ये सब आसान हो जाता है। अच्छा। आप बस एक छोटा सा सूत्र देखिए और आपको फूल के वो जो हरे वाले बाहरी हिस्से होते हैं, कैलिक्स, हाँ। फिर रंगीन पंखुड़ियां, कोरोला, नर हिस्से एंड्रोशियम, मादा हिस्से गाइनोशियम, और वो गोल है या नहीं, मतलब सिमेट्री, ये सब एक नजर में पता चल जाता है। वाह, ये तो बहुत एफिशिएंट तरीका है। तो इस कोड के मुख्य अक्षर और निशान क्या हैं? मतलब अगर किसी को ये सूत्र पढ़ना हो तो क्या बेसिक्स पता होने चाहिए? हाँ, इसके कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कह सकते हैं। सबसे पहले आमतौर पर फूल की सिमेट्री यानी सममिति बताई जाती है। सिमेट्री मतलब वो दिखने में कैसा है? हाँ, जैसे अगर फूल बिल्कुल गोल है, तारे जैसा, जिसे आप किसी भी खड़ी लाइन से काटो तो दो बराबर हिस्से मिले। अच्छा, रेडियली सिमेट्रिकल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और उसके लिए ये वाला निशान प्लस इस्तेमाल होता है। ओके, प्लस मतलब गोल फूल, ठीक है। सही। फिर आता है फूल का लिंग, मतलब उसमें नर और मादा दोनों हिस्से हैं या नहीं। अच्छा। अगर दोनों हैं तो फूल हुआ उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, और उसका निशान है ये WR6। हाँ, ठीक है। और कुछ फूल एक लिंगी होते हैं, मतलब या तो सिर्फ नर हिस्से होंगे या सिर्फ मादा हिस्से। समझ गया, सिमेट्री और लिंग। इसके बाद क्या आता है सूत्र में? इसके बाद आते हैं फूल के मुख्य घेरे या चक्र, जिन्हें वर्ल्स कहते हैं। बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। बाहर से अंदर। ओके। सबसे बाहर आमतौर पर वो हरी पत्तियों जैसा कैलिक्स के होता है। K फॉर कैलिक्स। फिर रंगीन पंखुड़ियों वाला कोरोला C कोरोला, ठीक है। उसके अंदर नर भाग यानी पुंकेसरों का समूह, जिसे एंड्रोशियम कहते हैं। ओह, एंड्रोशियम, नर भाग। और सबसे अंदर होता है मादा भाग, गाइनोशियम। और G गाइनोशियम। तो KCAG ये 4 मेन हो गए। बिल्कुल, KCAG याद रखने में आसान है। हाँ, लेकिन इनकी संख्या और वो जुड़े हैं या नहीं ये कैसे दिखाते हैं? बहुत आसान है। हर अक्षर यानी K, C, A या G के बाद एक नंबर लिखते हैं। वो नंबर बताता है कि उस घेरे में कितने भाग हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए C5 लिखा है तो इसका मतलब हुआ 5 पंखुड़ियां हैं। करोला में 5 पेटल्स। C5 मतलब 5 पेटल्स, सिंपल। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर वो भाग आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो उस नंबर को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओह, अच्छा। ब्रैकेट का मतलब जुड़ा हुआ। हाँ। जैसे K5 लिखा है तो इसका मतलब है कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है, जैसे C5 था, तो मतलब वो भाग अलग अलग है, फ्री है। अरे वाह, तो ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड, ये तो बहुत सीधा सीधा है। K5 मतलब 5 जुड़े हुए सेपल्स, उसे गैमोसेपलस कहते हैं शायद। हाँ, गैमोसेपलस। और C5 मतलब 5 अलग अलग पेटल्स यानी पॉलीपेटलस। तो वो भारी शब्द याद रखने की जरूरत नहीं, बस ब्रैकेट देखो। बिल्कुल, यही तो इसकी खूबी है। कॉम्प्लेक्स जानकारी को बहुत सरल बना देता है ये सिस्टम। सही। यही चीज एंड्रोशियम A के साथ भी होती है। मान लीजिए A10 लिखा है तो 10 पुंकेसर अलग अलग। A10 मतलब 10 पुंकेसर जुड़े हुए हैं। और कभी कभी तो बहुत सारे होते हैं ना पुंकेसर। हाँ, अगर बहुत ज्यादा हो, अनगिनत, तो उसके लिए इन्फिनिटी का निशान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी मतलब अनगिनत। हाँ, तो A इन्फिनिटी का मतलब हुआ अनगिनत पुंकेसर हैं और वो जुड़े हुए हैं क्योंकि ब्रैकेट है। समझ गया। और गाइनोशियम मादा भाग के लिए सेम रोल। G3 मतलब 3 अंडप या कार्पिल अलग अलग। G3 मतलब 3 अंडप जुड़े हुए हैं, जिसे सिनकार्पस कहते हैं। ओके, G3 मतलब जुड़े हुए अंडप। हाँ, और एक और बहुत जरूरी चीज बताते हैं सूत्र में, अंडाशय यानी ओवरी की पोजीशन। ओवरी की पोजीशन वो कैसे? वो G के नीचे या ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाकर दिखाते हैं। लाइन, अच्छा। अगर G के नीचे लाइन है G, तो ओवरी सुपीरियर है, मतलब ऊर्ध्ववर्ती। वो फूल के बाकी हिस्सों के ऊपर है। G के नीचे लाइन मतलब सुपीरियर। और अगर G के ऊपर लाइन है G-, तो ओवरी इंफीरियर है, अधोवर्ती, यानी बाकी हिस्सों के नीचे। वाह, मतलब अक्षर, नंबर, ब्रैकेट और एक छोटी सी लाइन और फूल की पूरी कहानी पता चल गई। ये तो सच में एक बहुत ही पावरफुल कोड है ना? बहुत प्रभावशाली तरीका है जानकारी देने का। क्या हम इसका कोई असली उदाहरण देख सकते हैं? जैसे वो गुड़हल का फूल होता है ना, हिबिस्कस, उसका जिक्र है हमारे नोट्स में। हाँ, हिबिस्कस यानी गुड़हल बहुत अच्छा उदाहरण है। ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है।
इसका पुष्प सूत्र होता है द्विलिंगी पुरोफसीम परिपुंज K5 C5 A इंफिनिटी G5 में ब्रैकेट। ओके, द्विलिंगी पुरोसीम परिपुंज K5 C5 A इंफिनिटी और G5 में ब्रैकेट। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले उभयलिंगी, इसका मतलब ये उभयलिंगी है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं इसमें। सही। फिर प्लस, मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक है, गोल, रेडियली सिमेट्रिकल। ओके। फिर है K5, K मतलब कैलिक्स और 5 मतलब 5 सेपल्स हैं जो आपस में जुड़े हैं क्योंकि नंबर ब्रैकेट में है। एकदम सही, परफेक्ट। अगला है C5, C यानी कोरोला और 5 मतलब 5 पंखुड़ियां जो अलग अलग हैं, फ्री हैं क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। बिल्कुल। आगे है A, कॉफिनिटी। A मतलब एंड्रोशियम, नर भाग, और कॉफिनिटी मतलब अनगिनत पुंकेसर। हाँ, बहुत सारे। और ब्रैकेट है मतलब वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। गुड़हल में वो एक ट्यूब जैसी बनाते हैं ना बीच में। हाँ बिल्कुल, वो जो बीच में एक नली सी दिखती है ना, जिस पर पीले पीले परागकण लगे होते हैं, वो यही जुड़े हुए पुंकेसर है। इसे मोनो एडल्फस कंडीशन कहते हैं, पर सूत्र बस एक कॉफिनिटी से ये बता देता है। कमाल है। और आखिर में G5, उस पे रेखा नीचे, G यानी गाइनोशियम, मादा भाग। हाँ, मतलब 5 अंडक हैं जो जुड़े हुए हैं, और G के नीचे ये जो लाइन है, इसका मतलब ओवरी सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती। बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, पूरा गुड़हल का फूल इस छोटे से फॉर्मूले में फिट हो गया। हाँ, यही इसकी ताकत है। कितनी सारी जानकारी कितने कम में सिमट गई। सच में? अच्छा, क्या कोई और उदाहरण है जो थोड़ा अलग हो, कुछ और तरह का फूल? नोट्स में कुकुरबिटेसी फैमिली का भी जिक्र है, जैसे कद्दू, लौकी। हाँ, कुकुरबिटेसी फैमिली, जिसमें कद्दू, खीरा, लौकी ये सब आते हैं, वो एक दिलचस्प उदाहरण है। क्यों? उनमें क्या खास है? उनके फूल अक्सर एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल। अच्छा, मतलब या तो नर फूल होगा या मादा फूल। हाँ, नर फूल अलग, मादा फूल अलग। हालांकि दोनों तरह के फूल एक ही पौधे पर उग सकते हैं, जिसे मोनोशियस कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब उनके पुष्प सूत्र भी अलग अलग होंगे, नर और मादा के लिए। बिल्कुल, नर फूल का सूत्र कुछ ऐसा हो सकता है K5 C5 A3। K5 C5 A3। इसमें लिंक का निशान नहीं है। हाँ, कभी कभी अगर कॉन्टेक्स्ट से पता हो तो निशान नहीं भी लगाते, पर हमें पता है ये नर फूल है। तो देखिए, K5 मतलब 5 जुड़े हुए सेपल्स, ठीक है। C5 मतलब 5 जुड़ी हुई पंखुड़ियां। कद्दू या लौकी के फूल देखे हो तो पंखुड़ियां जुड़ी हुई होती हैं। हाँ, वो घंटी जैसे होते हैं। बिल्कुल। और A3 मतलब 3 पुंकेसर है। अब जाहिर है नर फूल है तो इसमें गाइनोशियम तो होगा नहीं, तो हम मान सकते हैं कि G0 है। समझ गया। K5 C5 A3 और G0, ये हुआ नर फूल। और मादा फूल? मादा फूल का सूत्र कुछ ऐसा दिखेगा, K5 C5 G3 बार। ओके। इसमें A नहीं है। नहीं, क्योंकि ये मादा फूल है तो एंड्रोशियम नहीं होगा, A0। K5 और C5 वैसे ही है, 5 जुड़े सेपल्स, 5 जुड़ी पेटल्स। ठीक। अब देखिए G3 बार। G मतलब गाइनोशियम, 3 मतलब 3 अंडक है और वो जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट। और G के ऊपर लाइन है इस बार। हाँ, और ऊपर लाइन का मतलब है ओवरी इंफीरियर है, अधोवर्ती। इंफीरियर। अच्छा, इसीलिए शायद खीरा या लौकी का फल फूल के नीचे लटकता हुआ बनता है। इसी इंफीरियर ओवरी की वजह से होता है। देखिए, सूत्र से ये भी पता चल गया। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, कैसे सिर्फ एक लाइन ऊपर या नीचे लगाने से ओवरी की पोजीशन पता चल जाती है और उससे ये भी अंदाजा लग जाता है कि फल कहाँ बनेगा। तो ये सूत्र सिर्फ पार्ट्स गिनने और उनका जुड़ाव बताने के लिए नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो फूल की पूरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी और फल के विकास के बारे में भी संकेत दे रहे हैं। निश्चित रूप से यही वजह है कि ये सूत्र बॉटनिस्ट के लिए इतने काम के हैं। जब वो किसी नए पौधे को स्टडी करते हैं या अलग अलग पौधों में रिश्ते समझने की कोशिश करते हैं, तो पुष्प सूत्र एक बहुत जरूरी टूल बन जाता है। ये उन्हें फौरन जो मुख्य बनावटी खासियतें हैं वो बता देता है और कंपैरिजन में बहुत मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि ये क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण में। हाँ, वर्गीकरण में। और पौधों के विकास के रिश्तों को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने का भी एक जरिया है। हाँ बिल्कुल, जब आप अलग अलग प्लांट फैमिलीज के पुष्प सूत्रों को देखते हैं ना, तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। पैटर्न किस तरह के? जैसे कुछ परिवारों में सूत्र काफी हद तक एक जैसे रहते हैं, ज्यादा बदलते नहीं, जबकि कुछ में बहुत वैरायटी मिलती है। अच्छा। इससे हमें अंदाजा लगता है कि समय के साथ फूलों का विकास कैसे हुआ होगा, कौन से ग्रुप्स आपस में ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। ये एक तरह से फूलों का फैमिली ट्री बनाने में मदद करता है। ये तो वाकई ज्ञान का खजाना है इन छोटे छोटे सूत्रों में। मतलब अगली बार जब मैं कोई फूल देखूंगा तो उसे सिर्फ रंग और खुशबू के लिए नहीं, हाँ, बल्कि उसके अंदर छिपे इस कोड को भी डिकोड करने की कोशिश करूंगा कि ये कितने हैं, सी कितने हैं, जुड़े हैं या नहीं, ओवरी कहाँ है। हाँ, ये फूलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। एक अलग ही लेवल की एप्रिसिएशन आती है। सही कहा। और ये सोचना भी बड़ा आकर्षक है कि प्रकृति की इतनी ज्यादा विविधता, इतने अलग अलग रंग, आकार, बनावट वाले फूल, उन्हें हम इस तरह के सिस्टमैटिक, लगभग गणित जैसे सूत्रों में कैसे दिखा पा रहे हैं। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रकृति के डिजाइन में कोई अंदरूनी लॉजिक या पैटर्न है जिसे हम इन सूत्रों के जरिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये सूत्र हमें प्रकृति की जो व्यवस्था है, जो जटिलता है, उसे समझने का एक फ्रेमवर्क जरूर देते हैं। और शायद ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हर छोटे से फूल में भी ना एक पूरी कहानी छुपी होती है, बस उसे पढ़ने के लिए सही भाषा आनी चाहिए। वाह। ये हमें पौधों के विकास, उनकी अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में और गहराई से सोचने की प्रेरणा देता है।